जो व्यक्ति बम से उड़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जो व्यक्ति बम बांध के खुद ही फटने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो पुलिस के 4 सोटी मारने सारा सच बता देगा क्या? वो पुलिस उसको थोड़ी देर भूखे प्यासे रख देगी, सच बताएगा क्या वो? दुनिया के कितने देशों ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना लिया। हमारे देश में केवल इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना लेंगे तो आतंकवादी, अलगाववादियों के साथ भ्रष्ट नेताओं का भी नार्को पॉलीग्राफ हो जाएगा, भ्रष्ट नौकरशाहों का भी हो जाएगा, उनकी भी पोल खुलेगी। अभी वो चप्पल पहन के घूम रहे हैं, बाद में तो 500 करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं। केवल भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों को बचाने के लिए भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन रहा है, दुनिया के कई देशों में बन चुका है। कौन आवाज उठाएगा? जब आप नहीं आवाज उठाएंगे तो कहां से बात बनेगी? अकेले एक व्यक्ति की आवाज उठाने से बात नहीं बनेगी। मैंने तो PIL फाइल किया कि भैया भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट 2010 में कह चुका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया? आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट जज थे जस्टिस बालकृष्णन, जो बाद में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। सबसे महाभ्रष्ट जज, कम से कम 5000 करोड़ का मालिक है वो। उस भ्रष्ट जज ने जबरदस्ती एक फैसला दे दिया 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट तो हमारे आर्टिकल 20 का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जबकि जब ये संविधान बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था। टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, ये शब्द ही नहीं था। लेकिन वो देख के चले गए, क्यों? क्योंकि आने वाले जजों को बचाना था। उनको पता होगा कि बाद में हमारे एक जज के यहाँ हाई कोर्ट में उसके नोटों की बोरी मिलेगी। अगर ये कानून इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया, पता चला उसका टेस्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट हो जाएगा तो हो सकता है ये भी बता दे कि ऐसा इस 7 बोरी में 2 बोरी हमारी है और 5 बोरी सुप्रीम कोर्ट के जजों की है। आप इसको समझिए, देश के लिए इतना बड़ा खतरा हो रखा है और हम सारे के सारे दल गुलाम बने हुए हैं, हम पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। जिस दिन इस भारत का, बाकी तो छोड़िए, कन्वर्टेड हिंदुओं को तो बाद में देखेंगे, जिस दिन भारत का हिंदू जाग गया, जिस दिन भारत का हिंदू दल गुलामी छोड़ के सच लिखना शुरू कर दिया, सच बोलना शुरू कर दिया, सच पूछना शुरू कर दिया, देश बदल जाएगा। जिस दिन दुर्भाग्यवश भारत के हिंदुओं का पॉलिटिकल पार्टियों ने और नेताओं ने मानसिक खतना कर दिया है। शारीरिक खतना तो नहीं कर पाए, लेकिन मानसिक खतना कर दिया। सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर दिया। ये सोचने के लिए बंद करा दिया कि ये सोचना शुरू करो कि यार ये समस्या जो भारत में है, ये सिंगापुर में है क्या, ये जापान में है क्या, ये अमेरिका में है क्या, ये चीन में है क्या, और नहीं है तो ये समस्या लाइलाज कैसी हो सकती है? अगर कोई समस्या का इलाज कोई और देश कर रहा है तो समस्या लाइलाज तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है कि सबसे पहले समस्याओं के मूल कारण पे जाना शुरू करें। भारत में नारा लगता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लगा था, सुना था ना आपने? जिन्होंने नारा लगाया उनको फांसी हुई क्या? उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? अरे जब नहीं हुई तो दोबारा फिर कोई लगा देगा। आपने कभी चीन में सुना किसी की इतनी औकात हो चीन में जिसने नारा लगा दिया होगा चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? सुना कभी आपने? नहीं। कभी आपने सुना जैसे भारत में चिकन नेक है ऐसे चीन में भी चिकन नेक है? कभी किसी की हिम्मत पड़ी जिसने कहा होगा चीन का चिकन नेक काट के चीन के 2 टुकड़े कर देंगे? उल्टा टांग के ना पेट्रोल डाल देते हैं चीन में। भय बिन होय न प्रीत सठे साठम समाचरे, ये भगवान हमारे देवी देवता कह के गए। राम ने कहा था, भगवान श्री राम ने भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठम समाचरे। भारत में आज तक हम इस दुविधा में बैठे हुए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं कि ना बनाएं। कभी कहते हैं बनाएं, कभी कहते हैं नहीं बनाएं, कभी कहते हैं हम 2 हमारे 2 बनाएं, कभी कहते हैं हम 2 हमारे 3 बनाएं। फिर एक और दिमाग में है, अरे कानून बन जाएगा सब इसको मानेंगे नहीं। अरे चीन में कैसे मान लिया? चीन में कैसे मान लिया? चीन ने तो जब हम 2 हमारे 2 1 किया, सबने 1-1 बच्चे किए। जब उसने हम 2 हमारे 2 किया, सबने 2 ही 2 किया। अब उसने तीसरे की परमिशन दिया, तब लोग तीसरा कर रहे हैं। क्यों कर लिया? क्योंकि उसने सिटीजनशिप के साथ जोड़ दिया। जैसे कानून बनाया उसको नागरिकता के साथ जोड़ दिया। जब 1 बच्चे वाला कानून बनाया था तो सीधे सीधे लिखा हुआ था जो दूसरा पैदा करेगा उसकी नागरिकता खत्म। जब दूसरे बच्चे वाला कानून बनाया फिर उसने उसको सिटीजनशिप से जोड़ दिया, जो तीसरा करेगा नागरिकता खत्म। अब उसने तीसरा बच्चा अलाउ किया, अब उसने फिर जोड़ दिया जो चौथा करेगा उसकी नागरिकता खत्म। किसने रोका हुआ ऐसा कानून बनाने से?
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। आप में से जो दादा बन चुके हैं या जो पिता हैं, आप में से कौन ऐसा है जो अपने बच्चे से 4 बच्चे पैदा करवा दे? है कोई? कोई मानेगा आपकी बात? हमारे पीछे भी बैठे हुए कहां गए, जिसके मैं भोजन कर रहा था, संजय भाई। संजय भाई, अपने बेटे से कहा कि आप 3 बच्चे 4 बच्चे करवा सकते हो क्या? जोशी जी, आप अपने बेटे से कहा कि 4 बच्चे करवा सकते हो क्या? आप बताओ साहब, पटेल साहब, वो बेटा क्या नाम है आपका? ओम नाम है, विट्ठल भाई। विट्ठल भाई, आप कह के अपने बच्चे से 4 बच्चा पैदा करवा सकते हो क्या? आप एक ही करवाए हो, बहुत अच्छा। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। अरे मतलब कहां, किस गलतफहमी में पैदा हुआ रखे? जो करना है वो नहीं कर रहे। कह रहे हैं हिंदू हो तुम, जागो जागो, ज्यादा बच्चा पैदा करो। जो लोग कह रहे हैं ज्यादा बच्चा पैदा करो, उनके परिवारों में मैंने पता किया, उनके भतीजे, उनके परिवार के लोग कोई एक से कर ही नहीं रहे। है ऐसा कोई इस हाल में बैठा हुआ जिसका बेटा इतना आज्ञाकारी हो, वो पिता के कहने से 4 बच्चे पैदा कर दे? है कोई? हाथ उठाओ जरा, कोई इतने बड़े हॉल में कोई एक आदमी हो तो जो करना है वो करो। हम दो हमारे 2 नहीं तो हम दो हमारे 3 सही। नागरिकता से कानून बनाओ, सिटीजनशिप से उसको जोड़ दो कि भैया देखो, अब आज के बाद से जितना पहले कर लिए 12, 14, 16, 18 जितने करने थे कर लिए, आगे से जो तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। नहीं कर सकते क्या? कर सकते। संविधान कहता है, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 20 ये कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग बनाओ, कानून बनाओ। भारत का संविधान कह रहा है। और संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में, इसका मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। हाँ जी, आपके सिरोही में है कोई? करेगा कोई चौथा? बताओ, सही से बताओ। नहीं कर रहा है, ये 3 बच्चे वाले हैं। मेरे एक दोस्त है, उसके 4 हैं। बस कितने आदमी ऐसे हैं जो एक लोग से बात बंद कराते हैं, आगे जाके भारत को बुला पड़ेगा। 4 बच्चे नहीं, 4 अब मैं आता हूं समाधान पे। एक चीज समझिए, मां के पेट में न कोई आतंकवादी होता है, न अलगाववादी होता है, न जिहादी होता है, न उन्मादी होता है। मां के पेट में सबके सब भ्रूण होते हैं। 6 महीने तक सबकी हालत लगभग एक जैसी होती है। 6वें महीने के बाद वो हाथ पैर बनना शुरू होता है, सर बनना शुरू होता है, चेहरा बनना शुरू होता है। फिर कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा। 6 महीने तक पूरी दुनिया में मां के पेट में सबकी एक जैसी स्थिति होती है। ये वैज्ञानिक रिसर्च बता रहा हूं आपको। सब एक जैसे होते हैं, लगभग सबका वजन एक जैसा होता है। बाद में दुबला पतला होगा, गोरा काला होगा, सांवला होगा, ये 6वें महीने के बाद शुरू होता है, 7वें महीने शुरू होता है। इसका मतलब मां के पेट में तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो नहीं रही है। गड़बड़ी कहां से हो रही है? पैदा होने के बाद। पैदा होने के बाद गड़बड़ी कहां शुरू हो रही है? क्योंकि वो बच्चा सुन क्या रहा है, वो बच्चा खा क्या रहा है, वो बच्चा देख क्या रहा है, उसके दोस्त क्या बातें कर रहे हैं, उसके माता पिता क्या बात कर रहे हैं, इसमें डिपेंड करता है। अदरवाइज मां के पेट से सारे भ्रूण होके, पहले सबसे पहले भ्रूण ही होते हैं, बाद में पैदा होते समय भी कोई आतंकवादी, कोई पत्थरबाज तो होता नहीं। जब हमें पता है कि सबसे ज्यादा असर होता है बच्चे की शिक्षा का, वो एजुकेशन क्या ले रहा है, वो किताब क्या पढ़ रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, तो सबसे पहले हमें उन्हीं किताबों पे सर्वे कर लेना चाहिए। मेरी एक PIL चल रही है कि सबसे पहले भारत में जितनी भी मजहबी किताबें हैं, जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, इनको रिव्यू कराइए। शुरुआत वेद पुराण से करिए। एक बाकायदा एक्सपर्ट की कमेटी बनाइए, उनको वेद भी दे दीजिए पढ़ने के लिए, उनको पुराण भी दे दीजिए, उनको उपनिषद भी दे दीजिए, उनको गीता भी दे दीजिए, उनको रामायण भी दे दीजिए, उनको बाइबल भी दीजिए, उनको कुरान भी दीजिए, उनको हदीस भी दीजिए। और सारी किताबें वो पढ़ के बताएं कि किन किन किताबों में मानवता के खिलाफ चीजें लिखी हुई है, किन किन किताबों में गड़बड़ी लिखी हुई है, किन किन किताबों में नफरत लिखी हुई है। जिन किताबों में नफरत लिखी हुई है वो पूरी किताब मत बैन करिए, उतना पोर्शन निकाल के उसको रिप्रिंट करा दीजिए। कहीं कोई दिक्कत है क्या भैया? दूसरा,
हम सुबह से लेकर शाम तक हेट स्पीच सुनते रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। तो मैंने दूसरी पीआईएल फाइल किया कि सबसे पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए, और जिन किताबों में नफरत सिखाने वाली चीजें हैं उनको हेट स्पीच डिक्लेयर करिए, और जो लोग नफरत सिखा रहे हैं उनको हेट स्पीच के अंतर्गत उनको जेल में डालिए। तीसरा काम करिए, एक मैंने तीसरी पीआईएल फाइल किया, सबसे पहले धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए। इस हॉल में जितने लोग बैठे होंगे, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने धर्म और रिलीजन को पढ़ा कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। आज की डेट में 90% लोग धर्म को रिलीजन मान के बैठे हैं, रिलीजन को धर्म मान के बैठे हैं, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब, और हम धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म कह रहे हैं। यह गलती केवल कॉमन मैन नहीं कर रहा, यह गलती संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, इसको प्राइमरी स्कूल में एक चैप्टर डालिए। सरकार को नोटिस हो रखा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को नोटिस हो रखा है, अभी से पढ़ाइए कि मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, बहुत पार्शियल फ्रीडम देता है मजहब की। दुर्भाग्यवश हमारे देश में सब कहते हैं जी हमें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है, तो धर्म मजहब को डिफाइन किया जाए। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बीएनएस बनी, लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 150 साल के बाद आईपीसी बदली गई, लेकिन बीएनएस बनाते समय ना हमने अमेरिका के कानूनों को देखा, न चीन के कानूनों को देखा, न सिंगापुर के कानूनों को देखा। मुझे लगता है ड्राफ्टिंग कमेटी वाले केवल कॉफी पिया करते थे दिल्ली में बैठ बैठ के, और बंद कमरे में बैठे बैठे उन्होंने, एक कहावत है ना, नई बोतल में पुरानी शराब, एग्जैक्टली वही कर दिया। जो यहाँ एडवोकेट बैठे होंगे उनको पता है ये नई बोतल में पुरानी शराब है। लफ्ज़ जिहाद हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, उसके लिए इस बीएनएस में कोई चैप्टर नहीं। लैंड जिहाद इतना बड़ा खतरा है, इस बीएनएस में कोई चैप्टर नहीं। हर साल 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, अफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नाम का इसमें कोई चैप्टर नहीं। 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, यहाँ जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ के लिए इसमें कोई चैप्टर नहीं, धर्मांतरण के लिए कोई चैप्टर नहीं, जनसंख्या विस्फोट के लिए कोई चैप्टर नहीं, नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, ड्रग स्मगलिंग के ऊपर इसमें कोई चैप्टर नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर इसमें कोई चैप्टर नहीं, 5000 हमारी बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर इसमें कोई चैप्टर नहीं। ऐसे लगता है इसको कमरे में बंद बैठे बैठे वहीं पे पिज्जा बर्गर खा खा के, कॉफी पी पी के इसको बना दिया। यह गद्दारी हुई है देश के साथ, ये नौकरशाहों ने किया है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी वालों की गद्दारी है, मैं सरकार की नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि सरकार के मंत्री नहीं समझते लीगल इशू क्या है, लीगल पॉइंट क्या है। और ये जो ड्राफ्ट करने वाले हैं, अपना घर बनाना होता है नौकरशाहों को तो 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, अपना घर बनाना होगा तो 10 लोगों का घर जाके देख के आएंगे। अहमदाबाद में घर बनाना है तो केवल अहमदाबाद के 10 घर नहीं देखेंगे, बड़ौदा तक चले जाएंगे, राजकोट तक चले जाएंगे, देख के आएंगे किसका कितना बढ़िया घर बना हुआ है। और एक घर की नकल भी नहीं करेंगे, किसी घर की जो है ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, किसी के बेडरूम की नकल करेंगे, किसी के किचन की नकल करेंगे, किसी का बरामदा की नकल करेंगे, किसी का फ्रंट एलिवेशन की नकल करेंगे। कोशिश क्या होगी, मेरा घर सबसे बढ़िया घर होना चाहिए। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होगा तब 10 देशों का कानून नहीं पढ़ेंगे। ये गद्दारी हुई है देश के साथ, ये देश के साथ धोखा हुआ। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। अब आप ये मत कहना कि नहीं नहीं चीन बहुत बड़ा है, वो भारत बहुत बड़ा है इसलिए चीन और भारत की तुलना मत करना। अरे भैया, चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। आप ये मत कहना चीन की तुलना भारत से मत करिए, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो अभी तक चीन ही नंबर 1 था पॉपुलेशन में, अब हमने उसको जाके पछाड़ा है। इसलिए आप हम कोई छोटे मोटे देश से तुलना नहीं कर रहे, हम चीन से तुलना कर रहे हैं। और आप ये मत कहना कि जी चीन में तो लोकतंत्र नहीं है। अरे यहां भी लोकतंत्र खत्म कर दो, 2 साल के लिए लगा दो इमरजेंसी। किसने रोका हुआ है? खत्म करो 2 साल के लिए इमरजेंसी, लगाओ आर्टिकल 352। जब देश का पूरा ढंग से ऑपरेशन करना है, पूरे देश में बढ़िया जुताई गुड़ाई करनी है, निराई करनी है, खरपतवार की सफाई करनी है, तो लगाओ पूरे देश में इमरजेंसी एक बार।
वो करना होगा कि नहीं करना होगा?